370 और 35A एक ऐसे नसूर थे ये जम्मू कश्मीर में। पर डूर चाहते कि ये पौड़ा जड़ा है ना कि एक कांग्रेसी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पाइए गया था। उन लोगों का तो ये है कि वो चोर मचाए शोर। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को ब्लैकमेल किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं हूं अमित गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका 1 to 1 प्रोग्राम में। 1 to 1 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको हर बार किसी न किसी शख्सियत से मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब उनसे जान सकें। और आज जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में, उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में जिंदा रखने के लिए उनका एक अहम योगदान माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक खजूरिया जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जम्मू ईस्ट से एक्स MLA रह चुके हैं और साथ ही साथ एक्स MLC भी रह चुके हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पहले जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो सरकार बनी PDP के साथ, कोalition गवर्नमेंट जो बनी, फिर वो सरकार गिर गई और उसके बाद से अभी तक एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो बना हुआ है पूरे यूनियन टेरिटरी में। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को आप कैसे देखते हैं? और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शंस का होना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का सही समय अब आ चुका है कि नहीं? इलेक्शन तो समय आने पर होनी ही होनी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबक है जिन लोगों ने हमेशा ऐसी राजनीति की जो कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को ब्लैकमेल किया करते थे। और जिनके बयानात ये होते थे कि अगर हल वाला झंडा 3 डंडों के साथ वो सेक्रेटरीट में नहीं होगा तो ये हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर नहीं रह सकता। और हम लोग इस सब बात का विरोध करते थे, लेकिन वो समझे नहीं। और इन लोगों की वजह से ही ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसमें जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, ब्यूरोक्रेटों के हाथों चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, वो इलेक्शन होगी। अभी तो डिलिमिटेशन का चक्कर है और डिलिमिटेशन हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन भी जो है वो अनाउंस हो जाएंगे और इलेक्शन होने ही होने हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जिन्होंने राजनीति को जम्मू कश्मीर में व्यवसाय बना लिया हुआ है, उन लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उन पर करारी चोट भी डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ होनी चाहिए। तो सर, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी तो क्या तब तक इलेक्शंस की संभावना आपको नहीं लगती? डिलिमिटेशन के बिना इलेक्शन उससे पहले नहीं हो सकते? नहीं, डिलिमिटेशन तो होनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी कि डिलिमिटेशन के बाद ही जम्मू कश्मीर के व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब डिलिमिटेशन जो है वो नहीं हुई है तो डिलिमिटेशन के बिना जो है कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि उसको आगे बढ़ाया जाए? जी सर, अभी जो DDC के इलेक्शंस भी हुए हाल ही में, उसमें बीजेपी ऐसे तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें गुपकार अलायंस की, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मिली हैं, 112 सीट्स। तो क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी? देखिए, चिंता का विषय तो हमेशा जो हम राजनीति में काम करते हैं, समय समय पर ऐसी चुनौतियां आती रहती हैं। अब वो अलायंस जो है वो इकट्ठा है नहीं है, उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सोचने की। वो बना है, आपस में लड़ते रहे, अब फिर लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि
उन पर विचार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ने जैसा कहा था कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया जाएगा, ऐसा हुआ भी। चाहे वो जब गवर्नर रूल सेटअप था उस समय आर्टिकल 370 को हटाया गया, लेकिन उसके साथ ही यहाँ का जो स्टेट का दर्जा था वो भी वापस लिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो कब वापस विस्थापित होगा, और साथ ही साथ एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, वो क्या रहा जम्मू कश्मीर में बीते 1-1.5 साल में? नहीं, 370 को तो ख़त्म करना ही था। 370 और 35A एक ऐसे नसूर थे ये जम्मू कश्मीर में, जिन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल रूल लगाना पड़ा। मैं हमेशा उनको ये कहता था कि आप जिस ढंग से राजनीति कर रहे हो वो राजनीति देश हित में नहीं है। और जिस दिन 35A और 370 टूटा, मैं MLC था जी। मैं श्रीनगर में गया, और जो श्रीनगर का हमारा जो सेक्रेटरीट है जम्मू कश्मीर, उस सेक्रेटरीट पर मैं गया तो देखा ऊपर सिर्फ तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो मैं वहाँ पर खड़ा हुआ और जाकर तिरंगे झंडे को सल्यूट किया। तो मैंने भगवान से ये कहा कि मेरी इच्छा, अंतिम इच्छा यही थी कि तिरंगा झंडा रहे और इसके आगे पीछे कोई झंडा नहीं रहेगा। तो वो प्रधानमंत्री जी ने इसको, ये ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी ही होता है जो वो कर सकता है। नहीं तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए और तुष्टीकरण की नीति, इसको खुश करो, इसको ये करो, इसको वो करो, लेकिन ये मोदी जी थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करने वाले मोदी जी, ये इन सब लोगों को समझकर चलना पड़ेगा कि मोदी जी झुकते नहीं हैं, लोगों को समझाते हैं और समझते हैं तो वो समझते हैं ठीक है, और अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर दूसरे तरीके से भी समझाने का काम ये सरकार करती है और कर रही है। किसी भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो में या किसी भी जगह पर, किसी भी रीजन में युवा जो है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर युवाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो समय समय पर सामने आती हैं। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, 4G इंटरनेट को लेकर। 4G इंटरनेट बंद किए हुए अब काफ़ी समय हो चुका है। यहाँ का यूथ जो है, जब वो कंपटीशन की बात करता है कि मैं ऑल ओवर इंडिया बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, उनके साथ compete कर रहा हूँ, लेकिन उस तरीके की जब उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो उस लेवल का compete कैसे कर पाएगा? उस काम में हमारी सरकार लगी हुई है और मोदी जी ने कहा है कि 4G जो है उस 4G को इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय लगेगा और उस समय के साथ साथ वो 4G जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। मैं ये समझता हूँ कि हमको सबसे ज़्यादा वोट युवाओं ने दिए हैं, सबसे ज़्यादा वोट मेरी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने दिए हैं। तो उनको इग्नोर करके हम नहीं चल सकते हैं। उनको हर फैसिलिटी वो जो उनको मिलनी चाहिए उसके लिए हम कार्यरत हैं और वो फैसिलिटी उनको मिलेगी और मिल रही है। और जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो इसे भी स्मार्ट सिटी, जम्मू को और कश्मीर श्रीनगर को, दोनों को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की बात की गई थी। तो उस और क्या प्रोग्रेस है? जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, या इस समय बीजेपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से अपना रोल निभा रही है? जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर दो जगह पर बनी हैं और उन दोनों जगहों पर वो फैसिलिटी स्मार्ट सिटी की है
उनकी पूरी व्यवस्था की गई है और वो आगे चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है हमारी जिस रियासत में स्मार्ट सिटी का होना बहुत अनिवार्य है, और मोदी जी ने 2 जगहों पर दिया है, जम्मू और कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए भी कई सारे मुद्दे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हमेशा गरमाए रहते हैं। पहले बीजेपी कहा करती थी और उनके भी काफ़ी नेताओं के ऐसे बयान थे कि कश्मीर में जो है वो ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो डिक्लेयर की जाती हैं, एडवर्टाइज़ की जाती हैं, और जम्मू के युवाओं को नौकरियाँ कम मिलती हैं। लेकिन अभी भी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं JKSSB के द्वारा, उसमें भी ये देखा गया है कि कश्मीर में अभी भी जो पोस्ट हैं उनका पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी है और जम्मू के मुकाबले। और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कश्मीर में तो बहुत सारी पोस्ट हैं और जम्मू में एक भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्टें हैं। ये जहाँ तक आप पोस्टों की बात कर रहे हैं, सारा डोगरी च आखदे कि ये पौड़ा जड़ा ना कि ये कांग्रेसी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पाइए गए। उन लोगों ने इस ढंग से भर्तियाँ कर दी कि वो भर्तियाँ जो हैं उनका निपटारा करने में हमें इतनी मुश्किल आ रही है कि टाइम लगेगा इसमें। और वो भर्तियाँ जो हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ऐसे लोगों को हम माफ़ करेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, वो कभी ऐसी बात होने वाली नहीं है। युवाओं को आगे लाना है, महिलाओं को, बहनों को, सबको आगे लाना है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सभी लोगों को आगे लाना है। बात होती है डिस्क्रिमिनेशन की। बीजेपी ने हमेशा अपना इस पे स्टैंड लिया है कि जम्मू के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होती आई है कश्मीर के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है कि अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, या अब उस डिस्क्रिमिनेशन में कोई अंतर देखने को आपको दिखता है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो हुई है, लेकिन जिन लोगों ने की है वो उन लोगों का तो ये है कि वो चोर मचाए शोर। 72 साल यही डिस्क्रिमिनेशन करते रहे हमारे साथ, जम्मू के लोगों के साथ, और आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। डोगरी में हमारे में कहते हैं कि ये कुड़ी दे ब्याह पर जाते हैं तो कुड़ी दे ब्याह कुड़ियां दे कन्नै भी खड़ोई जाते हैं, तो फिर जानियां दे कन्नै भी खड़ोई जाते हैं। मैं समझना कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से हमको अपने आप को आगाह करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इन लोगों को समझते हैं तो समझे, नहीं समझेंगे तो फिर कानूनी तरीके से इनको समझा के सीधा किया जाएगा। सर, एक और सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की बात आती है तो देखा गया है कि लोगों के अंदर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लीडरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिलता है। विद इन बीजेपी, विद इन भारतीय जनता पार्टी, जो आपका हायरार्की है, क्या आपको उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं? एज अ सीनियर लीडर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, कमियां रहती हैं, इनमें इसके साथ मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिस विचारधारा से निकले हैं उस विचारधारा में ये कहा गया है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति जो है वो आगे नहीं है, हमारी विचारधारा आगे है, और उसी विचारधारा को लेकर क्या नाम मोदी, आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी चल रहे हैं। लेकिन लोकल डिफरेंसेस के कारण, लोकल चीज़ों के कारण, जो उन हमारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में जो एक बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसको भी दूर करने की कोशिश कर रही है पार्टी, और पार्टी करेगी। तो सर, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट भी हुआ था, उस समय भी बीजेपी की ओर से ऐसे बयान सुनने को मिले थे, देखे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ की जो लैंड है और यहाँ की जो नौकरियाँ हैं वो बाहर के लोगों को, बाहर से मेरा मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है इसके बाहर के लोगों को जो है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आ गए कि अब जो है बाहर का भी कोई जो है वो यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। तो जब बीजेपी के नेताओं ने खुद ऐसे बयान दिए थे और सेंटर से लैंड रिफॉर्म्स का ऑर्डर आ जाता है,
तो क्या बीजेपी के नेताओं को सेंटर ने उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था जो ऐसे बयान यहाँ से आगे थे? सेंटर जो कर रहा है ना वो सब कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से, नेशनल कॉन्फ्रेंसियों से, कि आप बंगलोर में जाकर कोठी बना सकते हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपना घर भी बना सकते हैं, वहाँ ज़मीन भी खरीद सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, बाहर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में नहीं रहेंगे। ये कौन सा एक लॉजिक है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। छोटे छोटे लॉजिक बताए जा रहे हैं। अरे भाई 72 साल आप रहे, 72 सालों में जो आपने तबाही की उसका खमियाजा हम जम्मू के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं, जम्मू के राष्ट्रभक्त लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर को एक रखना है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है, और राष्ट्रवादी लोगों को कभी भी नीचे नहीं लगने देना है। राष्ट्रवादी लोग ही फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों का। तो सर मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये रहेगा कि क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लीडरशिप के अंदर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ये सवाल एक ऐसा है कि जिसका जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का या कोई, ये सब फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करता है उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अशोक कौल जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ये सारी बात होती है। और दिल्ली वाले जो आदेश देते हैं वो जो हमारी संगठन मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मानना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े अशोक जी। धन्यवाद। और आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ साझा किया और उसके साथ साथ सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो दोस्तों ये थे अशोक खजूरिया जी, सीनियर लीडर बीजेपी के, और साथ ही एक्स MLA और एक्स MLC भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नहीं, आप जो बोल रहे हैं 2 शब्द मुझे ऐड करने दीजिए। जी जी। आपने कहा सीनियर लीडर, सीनियर मोस्ट लीडर। मैं सीनियर लीडर नहीं हूँ। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो पंक्ति लगी हुई है ना, बीजेपी की पंक्ति बनी है जी, उस पंक्ति में आखिरी कार्यकर्ता जो खड़ा है, मैं उसके पीछे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों आप देख रहे थे और सुन रहे थे अशोक खजूरिया जी को, जो एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी की। हालांकि ये खुद को उस पंक्ति में आखिरी सदस्य मानते हैं जो हर एक कार्यकर्ता के पीछे जो है वो खड़ा रहता है। ये इनका बड़प्पन है। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।